मैंने आईआईटीएंस देखे हैं एक दो जिन्होंने कपड़ों के बिजनेस स्टार्ट किए हैं, पर ऐसा आईआईटीएन नहीं देखा जिसने कपड़े धोने का बिजनेस स्टार्ट किया। ये कैसे स्टार्ट हुआ? इतनी अच्छी लाइफ है हमारी, आईआईटी का डिग्री है, सोशल स्टेटस है, परिवार और खानदान में लोगों को बता सकते हैं। अब ये सब छोड़कर तुम्हें धोबी का काम क्यों करना है? अगर आज मैं नहीं करूँगा तो 2 साल बाद कोई और कर लेगा और फिर मैं फेसबुक पे कमेंट करता रहूँगा कि मुझे भी आइडिया आया था। मैं वो बंदा नहीं बनना चाहता। आपका जो मास्टर स्ट्रोक है इसमें ये है फ्रेंचाइजी मॉडल। कितने फ्रेंचाइजीज होंगे इंडिया में? आज हमारे 630 फ्रेंचाइजीज हैं पूरे इंडिया में। इनिशियल डेज कैसे थे? रिपीट कस्टमर बनाने में आपको सोहा अली खान और कुणाल खेमू ने बहुत हेल्प की, लेकिन इसके अलावा और क्या स्ट्रैटेजीज आपकी रही रिपीट कस्टमर को बनाने के लिए? मैं नाम नहीं लूंगा, बट इंडिया के जो बिगेस्ट ब्रांड्स हैं जो आप घर पे यूज कर रहे हैं, ये सारे आप देखोगे तो दे आर ऑल यूजिंग अल्कलाइन बेस्ड केमिकल्स। आप रेंज नहीं देखोगे, एक ही प्रोडक्ट है उनका जो बोलता है कि आपके कपड़ों को बहुत साफ कर देगा या कीचड़ हटा देगा या मिट्टी हटा देगा। तो सस्टेनेबिलिटी और प्रॉफिटेबिलिटी, इन दोनों को कैसे बैलेंस कर पाते हो आप? बिजनेस प्लान कितने बना लो, एक्सेल शीट्स कितने भी आप एनालिसिस कर लो, बट किसी को नहीं पता कि एक्चुअली में आपके पास खुद को पे करने की कैपेबिलिटी कब आने वाली है। यूक्लीन के ऊपर अगर कोई बॉलीवुड की मूवी बनी तो उसका टाइटल क्या रखना चाहेंगे? धो डाला। Namaskar. Welcome to Jim's Founder Series. Dreams are those that don't let you sleep. And if dream is big, then the passion to achieve it becomes just as important. Today we are going to talk about such a dream and the determination behind it. Joining us is Mr. Arunabh Sinha, founder of UClean. He is someone who took India's kapde dhone ka dukh and turned it to a thriving business. The laundryman of India who made laundry effortless. Arunabh, welcome to Jim's Founder Series. Thank you so much, Dr. Arora, for having me, and looking forward to the next 1 hour of interactions. Great. But Arunabh, before we dive in, tell me honestly, when was the last time you did your own laundry? या अपने कपड़े आप UClean में देते हो? तो इनफैक्ट मैं तो अपने पर्सपेक्टिव से आंसर नहीं करूंगा, मैं बोलूंगा व्हेन वाज द लास्ट टाइम माय मॉम डिड लॉन्ड्री, Okay. बिकॉज शी इज द वन हु यूज्ड टू टेक केयर ऑफ ऑल द लॉन्ड्री एट होम, एंड आई कांट रिमेंबर, क्योंकि हमारे घर के ही करीब आधे किलोमीटर के अंदर एक यूक्लीन का स्टोर है, एंड शी हैज मेड इट अ पॉइंट कि घर के छोटे से छोटे कपड़े, हैंकर चीफ भी यूक्लीन में जाएगा। ग्रेट। तो सीईओ की मॉम को कुछ डिस्काउंट तो मिलता होगा यूक्लीन से? गुड। अरुणब, इंडिया ना जुगाड़ के लिए बड़ा फेमस है, और जब लॉन्ड्री सिस्टम के बारे में हम बात करते हैं ना, तो वो भी हमेशा से एक जुगाड़ू रहा है। लाइक हम धोबी को कपड़े दे देते हैं, हम मेड को घर बुला लेते हैं कि भाई कपड़े धो दो, या हमारे पास बहुत सारी ड्राई क्लीनिंग शॉप्स भी हैं आसपास। कुछ और नहीं होता तो जैसे आपने कहा, मम्मी कपड़े धो देती हैं या मम्मी वॉशिंग मशीन में कपड़े धो देती हैं। तो ये एक बड़ा अनऑर्गेनाइज सा सेटअप है जिसमें कोई प्राइसिंग स्ट्रक्चर नहीं है, कोई भी अपनी मर्जी से डिमांड करता है। तो आपने सोचा इसको ऑर्गेनाइज करते हैं। मैंने आईआईटीएंस देखे हैं एक दो जिन्होंने कपड़ों के बिजनेस स्टार्ट किए हैं, पर ऐसा आईआईटीएन नहीं देखा जिसने कपड़े धोने का बिजनेस स्टार्ट किया। ये कैसे स्टार्ट हुआ? तो कहानी लंबी है, बट ये मेरा पहला स्टार्टअप नहीं है। मेरा पहला स्टार्टअप वाज अ कंपनी विच वाज इन द फील्ड ऑफ इंटरनेशनल मार्केट एंट्री। तो वहाँ पर हम बाहर के ब्रांड्स को इंडिया लेकर आते थे, और उस दौरान मैं काफ़ी ट्रैवल करता था टू साउथ ईस्ट एशिया, स्पेशली जकार्ता, फिलीपींस, मनीला और कुआलालंपुर। तो वहाँ पर मैंने 2012 से 15 के बीच में काफ़ी ज़्यादा एक तरह का लॉन्ड्री रेवोल्यूशन देखा था। सडनली काफ़ी सारे लॉन्ड्रोमैट्स आ रहे थे। वहाँ पर भी आप देखोगे तो ट्रेडिशनली इंडियन स्टाइल लॉन्ड्री हुआ करती थी, वहाँ पे भी धोबी बोलते थे। ओके। बट 2012 से कुछ तो वहाँ पर ट्रिगर हुआ, और उसके बाद से अगले 3-4 साल में इतने ज़्यादा लॉन्ड्रोमैट्स आने लगे। तो वो एक थॉट था जो मेरे दिमाग में हमेशा से था। उसके बाद मैंने 2016 में एक होटल चेन ज्वाइन किया था, ट्रीबो होटल्स। और ट्रीबो बेसिकली 3 स्टार एंड 4 स्टार होटल्स को एग्रीगेट करके उनको हेल्प करता है इन टर्म्स ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स। ओके। अब जैसे हमने ट्रीबो को एक्सपैंड करना शुरू किया, मैंने रियलाइज किया जो ऑलमोस्ट 60% हमारे कंप्लेंट्स आ रहे थे वो सारे लॉन्ड्री रिलेटेड थे। कि आप थक हार के एक होटल में आते हो और आपका बेडशीट गंदा है, कर्टन्स गंदे हैं, टॉवल्स गंदे हैं। तो मुझे लिटरली लगा कि मुझे कोई डिवाइन सिग्नल दे रहा है, कि पहले मैंने देखा कि इंटरनेशनली साउथ ईस्ट एशिया में लॉन्ड्री के साथ क्या हो रहा है, और अब इंडिया में मैं साक्षात देख रहा हूँ अपनी आंखों के सामने कि प्रॉब्लम सिमिलर है।
आपके पास धोबी है या लोकल सर्विस प्रोवाइडर है, बट उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, उसकी कंसिस्टेंसी नहीं है, लोग उस पर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते हैं, बट लोग मजबूर हैं। तब मुझे लगा कि यार मुझे कुछ करना चाहिए। सो कहानी मतलब काफ़ी 5-6 साल का इंस्पिरेशन था बिफोर आई डिसाइडेड टू टेक दैट लीप ऑफ फेथ एंड स्टार्ट यू क्लीन। ओह ग्रेट। आप वैसे तो जमशेदपुर से हैं, राइट? हाँ जी। तो आईआईटी किया आपने और आपको एडमिशन मिला मेटलर्जी एंड मटेरियल साइंस में। हमने ये भी सुना है कि आप बहुत अच्छे फिनेंशियल कंडीशंस में पले बड़े नहीं हैं, आपको ऐसे लगा कि आईआईटी करूँगा तो मेरी लाइफ अच्छी हो जाएगी, और आपने बहुत मेहनत की, आपने आईआईटी भी क्रैक किया। तो जब इनिशियली आईआईटी करने के बाद, बीटेक करने के बाद जब आप बाहर आए, आपने सोचा मैं लॉन्ड्री का ये बिज़नेस स्टार्ट करता हूँ, जब आपने इनिशियल थॉट दिया इसको, जब किसी को ये नहीं पता था ये इतना स्केल अप हो जाएगा, आप एक अच्छा नाम बन जाओगे इंडिया में, तो उस टाइम पे जब आपने लोगों को बताया कि मैं ऐसा कुछ लॉन्ड्री सर्विस के बारे में सोच रहा हूँ, तो कभी किसी ने ऐसा कहा नहीं कि भाई ये कपड़े धोने थे तुम्हें तो फिर आईआईटी करने की क्या ज़रूरत थी, छोटे मोटे कॉलेज से कर लेते बीटेक? तो कैसे रिएक्ट करते थे आप उनकी इन सब चीज़ों को लेके? तो काफ़ी काफ़ी था, स्पेशली क्योंकि एक तो आईआईटी था ही बैकग्राउंड में, प्लस जो मैं होटल चेन में काम कर रहा था वहाँ पर सैलरी बहुत अच्छी थी। तो अब ये सब छोड़कर एक आईआईटी डिग्री रखते हुए आप धोबी बनना चाहते हो, तो काफ़ी लोगों के लिए शॉकिंग था। मेरे पेरेंट्स भी करेक्ट। स्कैंडलाइज्ड हो गए थे कि इतनी अच्छी जॉब कर रहे हो, बिल्कुल। इतनी अच्छी लाइफ है हमारी, आईआईटी का डिग्री है, सोशल स्टेटस है, परिवार और खानदान में लोगों को बता सकते हैं, अब ये सब छोड़कर तुम्हें धोबी का काम क्यों करना है। तो मैं एक चीज़ में हमेशा से बहुत बिलीव करता हूँ, जब मैं आईआईटी के पहले भी सोचता था, आईआईटी निकाली, बाद में जॉब किया, स्टार्टअप्स करे, कि मतलब सुनो सबकी, करो अपनी, क्योंकि अल्टीमेटली आपकी ज़िंदगी है, अकाउंटेबिलिटी आपकी है, आपको फैसला लेना पड़ेगा। बाद में किसी को ब्लेम नहीं कर सकते हो कि आपने XYZ किया या नहीं किया, उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो। तो ये मतलब काफ़ी लोगों को लगता है, मेरी वाइफ को लगता है मैं बहुत ज़िद्दी हूँ। अब वो जिद है या अकाउंटेबिलिटी है मुझे नहीं पता, बट मैंने एक बार डिसाइड कर लिया था कि मार्क अपॉर्चुनिटी है, अगर आज मैं नहीं करूँगा तो 2 साल बाद कोई और कर लेगा, और फिर मैं फेसबुक पे कमेंट करता रहूँगा कि मुझे भी आइडिया आया था। मैं वो बंदा नहीं बनना चाहता था। तो डिस्पाइट ऑल दैट सोशल स्टिग्मा और जो सोशल प्रेशर था, उसको इग्नोर करते हुए मैंने स्टार्ट किया था 2016 में इसको। तो 2016 से पहले भी आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया था, और आईआईटी तो आप उससे पहले भी कर चुके थे, आप एक जॉब में भी थे। तो उस टाइम पर जब आपके दिमाग में नहीं था ये लॉन्ड्री बिजनेस, तो दिमाग में ही नहीं होगा, तो तब आपने नहीं सोचा था कि मुझे बहुत अच्छा एक हाई प्रोफाइल जॉब मिल सकती है स्टील इंडस्ट्री में या मैन्युफैक्चरिंग या कंस्ट्रक्शन में मैं जा सकता हूँ? वो थॉट आगे तक बढ़ा नहीं? और जॉब क्यों छोड़ी थी? जॉब छोड़ने का रीज़न क्या था? तो हम जमशेदपुर से हैं, और जमशेदपुर को आप देखोगे तो 2 पार्ट्स में आप डिवाइड कर सकते हो। करेक्ट। एक पार्ट है जो रिच पार्ट है, अच्छा पार्ट है, जहाँ पे सारी सुविधाएं हैं। वो ऐसा पार्ट है जहाँ पे टाटा स्टील एम्प्लॉयज़ रहते हैं। मेरे पिताजी टाटा स्टील में नहीं थे, तो हम जमशेदपुर के अभागे पार्ट में रहते थे। अच्छा। तो जब ग्रो अप कर रहे थे तो सबसे बड़ा एम्बिशन ही था ज़िंदगी में कि इतनी मेहनत करनी है, कुछ ऐसा करना है कि टाटा स्टील मुझे जॉब दे दे, और मैं अपने पेरेंट्स के साथ इस अभागे पार्ट से जमशेदपुर के अच्छे पार्ट में मूव कर जाऊँ। तो जब मेटलर्जी एंड मटेरियल साइंस मिला आईआईटी में, तब लिटरली लगा था कि ड्रीम पूरा हो गया हमारा। मुझे क्या, मेरे फैमिली को भी लग रहा था कि अब यहाँ से निकलेगा और सीधे टाटा स्टील में जॉब लगेगी। लेकिन आईआईटी जाकर जो डायमेंशंस ओपन होते हैं, जब आप बाकी पीयर्स के साथ इंटरेक्ट करते हो, सीनियर्स के साथ इंटरेक्ट करते हो, वो एक्सपोजर बहुत अच्छा था। तो वहाँ मुझे पता चला कि यार ज़िंदगी जमशेदपुर या टाटा स्टील से बहुत बड़ी है। और उसके बाद जब प्लेसमेंट का समय आया, तो जो पैकेज मुझे मेरे फर्स्ट एम्प्लॉयर ZS एसोसिएट से मिल रही थी, वो ओके। पैकेज मुझे टाटा स्टील मैच नहीं कर पा रही थी। तो उसी ओके। दिन मैंने डिसाइड किया कि यार बहुत मुश्किल परिस्थिति से बाहर आए हैं, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और आप कितना कमा रहे हो इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं दूसरी कंपनी के साथ चला गया। अब उसके बाद 2 साल काम करने के बाद, एक्चुअली 2 डिफरेंट कंपनीज में काम किया। जो सेकंड कंपनी में काम कर रहा था, वहाँ पर हम अगेन इट वाज अ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसल्टिंग, जहाँ पर हम बहुत सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स को इंडिया के फार्मर्स से कनेक्ट करते थे। और ओके। उस दौरान मुझे पता चला या समझ में आया कि ये जो इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं, ये इंडिया से डरते हैं।
ओके। यहाँ की लीगैलिटी से डरते हैं, कौन सा बंदा सही है, कौन सा बंदा गलत है, इन सब चीज़ों से बहुत डर रहता है। तो मुझे लगा यार ये तो बहुत इंटरेस्टिंग एक एरिया हो सकता है, क्यों ना इसके बेसिस पर एक बिजनेस बनाया जाए जहाँ पर ये इंटरनेशनल ब्रांड्स को आप हैंड होल्ड कर सको, उनको इंडिया मार्केट समझा सको, उनको इंडिया एंट्री में हेल्प कर सको। तो उस दिन मैंने फिर अपना पहला स्टार्टअप स्टार्ट किया था बाय द नेम ऑफ फ्रैंक ग्लोबल। ओके, ऑलराइट। तो यूक्लीन जो है वो बेसिकली आपका जो मास्टर स्ट्रोक है इसमें ये है फ्रेंचाइजी मॉडल। कितने फ्रेंचाइजीज होंगे इंडिया में? आज हमारे 630 फ्रेंचाइजीज हैं पूरे इंडिया में। कमेंडेबल। तो किसी ऐसी जगह से फ्रेंचाइजी का ऑफर आया जिसको देख के आपको लगा अरे यार यहाँ पे भी लोग लॉन्ड्री सर्विस लेते हैं, ऐसा कुछ था? या कोई ऐसी क्रेजी सी या कोई इंटरेस्टिंग सी जगह जो आपने एक्सपेक्ट नहीं की हो? हाँ, तो ये एक स्टोरी है कि एक दिन मुझे एक 22 साल के लड़के का मैसेज आया लिंक्डइन पर कि मैं यूक्लिन को अपने शहर में ले जाना चाहता हूँ, मुझे आपके साथ जुड़ना है। तो मैंने जब उनसे पूछा कि आपका बैकग्राउंड क्या है, तो उसने बताया मैंने भी जस्ट अपना बैचलर्स कंप्लीट किया है और मैं एक सिटी से बिलोंग करता हूँ, एक टाउन से जिसका नाम है निर्जुली। अब ओके। निर्जुली एक ऐसा टाउन था जिसका मैं ज्योग्राफी में बहुत अच्छा था, इसका मुझे हमेशा से बहुत प्राइड रहा है, लेकिन निर्जुली एक ऐसा शहर था, ऐसा गांव था जो मैंने कभी सुना ही नहीं था। तो मैंने उनसे बात करा, फिर मैंने गूगल पे आके रिसर्च करा तो मुझे पता चला कि एक अरुणाचल का बहुत छोटा सा गांव है जहाँ की आबादी 20-30 हज़ार टाइप की है। ओके। तो अब मैं डर गया कि यार 20-25 लाख में ये बिजनेस स्टार्ट होता है, ऐसे शहर में जहाँ की आबादी 20-25 हज़ार है, वहां पर ही सक्सेसफुल कैसे होगा। तो मैंने उसे मना कर दिया। 3 दिन बाद वो बंदा फ्लाइट लेकर, मतलब अरुणाचल से वो गुवाहाटी आया, गुवाहाटी से उसने फ्लाइट ली और दिल्ली हमारे ऑफिस आ गया। और उसका बहुत सिंपल सा एक सबमिशन था कि सर मेरा मेरा शहर, मेरा इन्वेस्टमेंट, आपको क्या प्रॉब्लम है। तो मुझे बहुत कन्विंसिंग लगा वो बंदा। और इनफैक्ट उस स्टोर से हमारी नॉर्थ ईस्ट की जर्नी बहुत फास्ट पेस पे गई। आज हम नॉर्थ ईस्ट इंडिया के सबसे बड़े रिटेल ब्रांड हैं। ओह ग्रेट। नॉट ओनली लॉन्ड्री, आप किसी भी रिटेल ब्रांड को उठा लो, कोई भी ऐसा रिटेल ब्रांड नहीं है जिसके 50 से ज्यादा स्टोर है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, बट यू क्लीन के हैं। अरे ग्रेट। बट ये मतलब एक प्री कंसीव नोशन था मेरा, अगर उस बंदे ने उसको एड्रेस नहीं किया होता, मुझे कन्विंस नहीं किया होता, तो शायद आज वो स्टोरी नहीं होती। वहाँ पे हम ग्रो ना कर पाते जो आज हम कर गए हैं। ग्रेट। तो जो फ्रेंचाइजी मॉडल्स होते हैं, मोर नंबर ऑफ स्टेक होल्डर्स, तो इनके अपने कुछ डिफरेंट काइंड ऑफ चैलेंजेस होते होंगे। फॉर एग्जांपल हर जगह हर फ्रेंचाइजी में सेम टाइप ऑफ क्वालिटी को मेंटेन करना, दिस कैन बी वन चैलेंज। तो ये चैलेंजेस कैसे आते हैं आपको? किस टाइप के चैलेंजेस होते हैं फ्रेंचाइजी मॉडल में? हाँ, देखिए फ्रेंचाइजिंग बिजनेस का सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि इट्स अ बिजनेस ऑफ पीपल मैनेजमेंट। बिकॉज कोई भी दो फ्रेंचाइजी सिमिलर नहीं होगा, ना वो एजुकेशनली सिमिलर होगा, ना वो फाइनेंशियली सिमिलर होगा, ना वो टेम्परामेंटली सिमिलर होगा। ओके। कोई बंदा बहुत गुस्सैल हो सकता है, कोई करेक्ट। बंदा बहुत काम हो सकता है। तो मुझे लगता है कि फ्रेंचाइजिंग बिजनेस अक्रॉस द वर्ल्ड जो सबसे बड़ा चैलेंज है और जो सबसे बड़ा अनसॉल्व मिस्ट्री है, इज दैट वन शू डज नॉट फिट ऑल। तो आपका बर्ताव रोहिणी के फ्रेंचाइजी के साथ और आपका बर्ताव शालीमार बाग के फ्रेंचाइजी के साथ वर्सेस आपका बर्ताव किसी और फ्रेंचाइजी के साथ डिफरेंट हो सकता है। तो मैंने एक ही चीज़ रियलाइज़ करी है, एंड वी आर स्टिल लर्निंग, कि आपको पर्सन टू पर्सन समझना पड़ेगा। आप एक स्टैंडर्ड टेम्पलेट, आप एक स्टैंडर्डाइजेशन तो करोगे, एक टेम्पलेट तो बनाओगे, बट आपको उसमें फ्लेक्सिबिलिटी रखनी पड़ेगी टू कस्टमाइज डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट फ्रेंचाइजीज। और जहाँ तक रही सर्विस कंसिस्टेंसी इंश्योर करने की, तो उसमें थोड़ा सा एडवांटेज ये है लॉन्ड्री बिजनेस का कि इट्स अ वेरी ऑटोमेटेड बिजनेस। वाइल इट्स नॉट 100% ऑटोमेटेड, बट आपके पास एक स्मार्ट मशीन है जिसमें आप कपड़े डाल रहे हो और आप एक प्रोग्रामिंग कर रहे हो। उसके बाद आपके इनपुट्स के बेसिस पे वो स्मार्ट मशीन इज डूइंग ऑल द क्लीनिंग। तो अ ग्रेट परसेंटेज ऑफ द प्रोसेस इज कंट्रोल्ड बाय द स्मार्ट मशीन, विच इंश्योर्स की जो कंसिस्टेंसी है वो एनीवे मेंटेन हो जाएगी। Okay. Aruna, people don't mind, spending on food deliveries, cab rides, streaming subscriptions. But when it comes to laundry, which is much, much needed regularly, people say it is an unnecessary expense. आजकल बहुत अवेयरनेस है, लोगों को लगता है कि अगर मुझे क्वालिटी मिल रही है
या मुझे ईज थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मिल रहा है, देन व्हाई नॉट यू क्लीन। लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो ट्रेडिशनल तरीके छोड़ना नहीं चाहते। घर में मेड आ रही है, धोबी आ रहा है, अपना वफादार है भाई, बहुत अच्छे से कर रहा है काम, हमें बहुत कंफर्ट है, हम इससे बाहर नहीं निकलना चाहते। लेकिन आपको इसे एक मस्ट हैव बिजनेस बनाना था 2015 में, जैसे फूड और ट्रांसपोर्ट जो है। तो ये आपने लोगों को कैसे समझाया कि भाई मैं अच्छी क्वालिटी दे रहा हूँ, मेरा जो डिटर्जेंट है वो केमिकल फ्री है, इसे एक बार तो यूज़ करके देखो। तो ये जो माइंडसेट है कि हमें इससे बाहर नहीं निकलना, वो कैसे चेंज किया आपने? मुझे लगता है कि ये एक ऐसा चैलेंज है जो आज भी है। हम्म। आज से 8 साल पहले लोग जितने रिजिड थे या जितने उनको प्री कंसीव नोशंस थे वो काफ़ी रिड्यूस हो गए हैं, हम्म। क्योंकि लॉन्ड्री में एक आप चीज़ जो समझोगे अफीम की तरह है, इट्स एडिक्टिव। अच्छा। एक बार आपने अगर बाहर कपड़े देने शुरू कर दिए तो वो जो खुशबू आती है, जो पैकिंग आती है, वो देख के जब आपका दिल खुश होता है और आप उसको उठा के एज इट इज़ वार्डरोब के अंदर डाल देते हो और ज़रूरत पड़ने पे निकाल लेते हो, वो लिटरली एक एडिक्शन बन जाती है। फिर आप पीछे नहीं मुड़ते हो। लेकिन जब शुरुआत में हमने इसको लॉन्च किया और लोगों को लाने की कोशिश कर रहे थे, तो हमें काफ़ी चैलेंज आ रहा था। और उस समय हमें फॉर्चुनेटली थ्रू सम नेटवर्क और आई डोंट नो, मतलब मैं इसको मतलब गुड लक मानता हूँ कि सोहा अली खान एंड कुणाल खेमू बिकेम आवर फर्स्ट इन्वेस्टर्स। ओके, ग्रेट। और जब सोहा अली खान ने प्रमोट करना शुरू किया तो एक बहुत स्ट्रांग मैसेज आगे गया कि अगर एक बॉलीवुड सेलिब्रिटी हु इज ऑल्सो फ्रॉम अ रॉयल फैमिली, अगर वो अपने गंदे कपड़े यूक्लीन में दे सकती है तो आप क्यों नहीं। तो उस समय ये बहुत बड़ा हमारे लिए, जब हमने 2017 में ये कैंपेन स्टार्ट किया था, जहाँ पे पूरा फोकस ही यही था कि हमने थोड़ा सा प्ले अराउंड भी किया था। हमने सोहा अली खान को एज आर फाउंडर प्रोजेक्ट करना शुरू कर दिया था कि सोहा अली खान ने एक ब्रांड स्टार्ट किया है यूक्लीन के नाम से, उनके अंडरस्टैंडिंग के साथ। तो सडनली लोगों ने उसको बहुत जल्दी अडॉप्ट करना शुरू किया। और उसके बाद ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वी हैव रियलाइज्ड दैट द बिगर सर्विस दैट वी आर गिविंग इज नॉट लॉन्ड्री, इट्स कन्वीनियंस। आज आप घर पे बैठे हुए ब्लिंकिट या जेप्टो के थ्रू ग्रोसरी ऑर्डर कर लेते हो। मतलब माई मॉम जो आज 70 ईयर्स हैं, आज अब वो भी सीख चुकी है कि ब्लिंकिट या जेप्टो से कैसे ऑर्डर करना, और जो मुश्किल से 200 मीटर दूर हमारी दुकान है वहां भी वो नहीं जाती हैं। तो दैट ऑल्सो क्लियरली शोज दैट एज अ कंट्री वी आर very quickly moving towards convenience. यस। And the most boring and the most demanding chore जो एक घर में होता है वो है लॉन्ड्री। तो अगर मैं आपको कन्वीनियंस दे रहा हूँ कि मेरा डिलीवरी बॉय आपके घर पे आपके रिक्वेस्टेड टाइम पर पहुंच जाएगा, आपके सारे गंदे कपड़े किलो के हिसाब से स्टोर पर ले जाएगा और क्लीन करके आपके रिक्वेस्टेड टाइम पर दे देगा, तो मेरी जो बिगर यूएसपी है या बिगर सर्विस है वो है कन्वीनियंस। क्लीनिंग कम्स एज पार्ट ऑफ इट। पर मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जैसे आपने बताया रॉयल फैमिली से सोहा अली खान ने इसको प्रमोट किया या कुणाल खेमू ने इसे प्रमोट किया, ये तो लेटर पार्ट में आया होगा। इनिशियली जब 2015 में आपने स्टार्ट किया, लोगों तक ये पहुँचाया कैसे ये इस कॉन्सेप्ट को? ये बड़ा टफ मुझे लगता है, क्योंकि लोग अपने कंफर्ट जोन के अंदर बैठे हुए हैं। आपने बिल्कुल ठीक बोला कि लाइक हम मैं जब देखती हूँ फाउंडर्स का जो फोकस होता है वो ज़्यादातर होता है कि मुझे कस्टमर बनाने हैं एज फास्ट एज पॉसिबल, लेकिन साथ के साथ जैसे यू वर टॉकिंग अबाउट कि रिपीट कस्टमर्स मेरे पास आ रहे हैं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दैट इज़ हाउ यू बैलेंस बिटवीन कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट एंड लाइफ टाइम वैल्यू। लेकिन मुझे अभी भी लगता है लॉन्ड्री एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे लोग ज़रूरी नहीं है लॉयल बन जाएं। It is not necessary, because I'll go to Uclean once and then I might go back to my usual practices. तो और हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पे होम रेमेडीज़ और दादी माँ के नुस्खों पे हम बड़ा विश्वास करते हैं। तो सॉल्ट, लेमन, बेकिंग सोडा, विनेगर, ये सब हम चीज़ें यूज़ करते हैं जब हम कपड़े धोते हैं, या सर्फ एक्सेल का चमत्कार, उसे भी लोग बहुत मानते हैं। तो इनिशियल डेज कैसे थे? रिपीट कस्टमर बनाने में आपको सोहा अली खान और कुणाल खेमू ने बहुत हेल्प की, लेकिन इसके अलावा और क्या स्ट्रैटेजीज आपकी रही रिपीट कस्टमर को बनाने के लिए? तो देखिए, एक तो लोकेशन। जब हमने शुरुआत में, हमारा पहला स्टोर दिल्ली के वसंत कुंज एरिया में आया था। ओके। तो वहां पर हमने क्या किया था, एक मदर डेयरी का बूथ था, उसके बैंक ऑपोजिट हमारी दुकान थी। और हमारे जो मशीन्स हैं ये करीब 6.5-7 फीट लंबी मशीन्स होती हैं, जिसमें नीचे वॉशर होता है, ऊपर ड्रायर होता है। तो हमने जानबूझ के जो हमारा ग्लास फ्रंट था उसको हमने बिल्कुल कवर नहीं करा। हमने एक सिर्फ यूक्लीन की ब्रांडिंग डाल दी
और एज अ कस्टमर आप मदर डेयरी पे कुछ परचेज कर रहे हो तो वहां से आप डायरेक्ट हमारा स्टोर देख सकते थे। और फिर ओके। आपको दिखता था कि कुछ तो अजीबो गरीब लंबी सी मशीन स्टोर के अंदर है। तो इनिशियली तो बहुत सारे कस्टमर्स मदर डेयरी से सिर्फ क्यूरियोसिटी के कारण स्टोर में आते थे, और फिर जब वो अंदर घुसते थे, वो मशीन को जब टच एंड फील करते थे तो उनको क्यूरियोसिटी होती थी कि क्या सच में हमारे घर से बेटर लॉन्ड्री कर सकती है। तो इनिशियल बहुत सारे ऑर्डर्स तो उस लोकेशन के कारण आए। ओके। और अब हमने उसको प्लेबुक बना लिया। ऑनेस्टली स्पीकिंग, पहले स्टोर पे कोई ऐसा नहीं है कि किसी को जीनियस मास्टर स्ट्रोक आया था कि हमें स्टोर ऐसा बनाना चाहिए। करेक्ट। हमें वो स्टोर मिल गया कोइंसिडेंटली बाय लक, और हमें दिखा कि ऐसा एक स्टोर बनाना जहां एक हाई फुटफॉल स्टोर के आप बैंक ऑपोजिट हो और आपकी ग्लास डोर है, लोग देख सकते हैं, तो लोग अंदर आ रहे हैं। तो अब हमने उसको एज अ पार्ट ऑफ प्लेबुक बना लिया कि अब हर जगह जहां यू क्लीन खुलता है, हमारी कोशिश होती है कि कोई मदर डेयरी, कोई ग्रोसरी शॉप या कोई ऐसी दुकान हो आसपास जहां पे फुटफॉल बहुत हाई हो, और वहां से आप अपने स्टोर को विजिबल करा सको। ओके, दैट्स ग्रेट। अरुणब, टेक्नोलॉजी की बात करना चाहती हूँ मैं आपसे। आपने जब यू क्लीन के बारे में सोचा था, आपने सिर्फ एक लॉन्ड्री सर्विस नहीं दी। आई थिंक यू हैव मेड द इंटायर सर्विस टेक enabled, like you have your own website and app where people can, book online. You have live dry cleaning lounges where people can see the process. You have chemical free, smell free dry cleaning facility for the people. तो जब इतना हाई टेक लॉन्ड्री सर्विस के बारे में आपने जब सोचा था, इंडिया जैसे देश में जहाँ पर लोग अपने कपड़े खुद धो के ही खुश हैं, वहाँ पे आपको लगा था इतनी टेक्नोलॉजी वाली चीज़ मैं लेके जा रहा हूँ, ये लोग इसे अडॉप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? ऐसा कुछ आया था आपके दिमाग में? देखोगे, टेक्नोलॉजी जब हमने बनाया या आज भी जो हमारी टेक्नोलॉजी है, इट इज़ बेसिकली एन इनेबलर। हमारा पर्पस इस टेक्नोलॉजी को क्रिएट करने का शुरू से सिर्फ एक रहा है कि मैं किस तरह से आपकी लाइफ को थोड़ा और कन्वीनियंट बना सकूं। मैं आपकी लॉन्ड्री कर रहा हूं, मैंने आपकी लाइफ को आसान बना दिया। राइट। लेकिन आपको मेरी दुकान पर नहीं आना पड़ेगा, मैं आपके घर पर आ जाऊंगा यूजिंग, इफ यू जस्ट प्लेस एन ऑर्डर थ्रू द वेबसाइट और द एप्लीकेशन, इट विल मेक योर लाइफ इवन मोर कन्वीनियंट। तो जो हमने लॉन्ड्री बाय नेचर इज अ ऑपरेशंस फर्स्ट बिजनेस, ये हम कभी इग्नोर नहीं कर सकते कि अगर हमारा ऑपरेशंस गलत हो गया, हमने क्लीनिंग अच्छी नहीं करी, तो एनी फॉर्म ऑफ टेक्नोलॉजी इज नॉट गोइंग टू हेल्प अस। तो हमने जो भी टेक्नोलॉजी बनाया है उसका सिर्फ एक ही फोकस रहा है कि मैं एज अ कस्टमर आपके लिए ये ऑर्डर प्लेसमेंट या प्रोसेस को मैं कैसे सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। अगर आज आपको 30 सेकंड लग रहा है तो मैं कैसे मेक श्योर कर सकता हूँ कि 30 के बदले 15 सेकंड लगे, 15 के बदले 10 सेकंड लगे। ये हमारा हमेशा से फोकस रहा है। जो सेकंड पार्ट है टेक्नोलॉजी की, जहां पर हम बात करते हैं केमिकल्स जो यूज हो रहे हैं, तो मैं नाम नहीं लूंगा, बट इंडिया के जो बिगेस्ट ब्रांड्स हैं जो आप घर पे यूज कर रहे हैं, ये सारे आप देखोगे तो दे आर ऑल यूजिंग अल्कलाइन बेस्ड केमिकल्स। उसका सिंपल रीजन है कि विदाउट नेमिंग द ब्रांड्स आप रेंज नहीं देखोगे, एक ही प्रोडक्ट है उनका जो बोलता है कि आपके कपड़ों को बहुत साफ कर देगा या कीचड़ हटा देगा या मिट्टी हटा देगा। राइट। अलग अलग रेंज नहीं होते हैं कि आपके सिल्क के लिए हमारा ये प्रोडक्ट है, आपके कॉटन के लिए ये है, आपके ब्लेजर्स के लिए ये है। तो उसका रीजन ही यही है कि वो सबसे हार्शेस्ट केमिकल बनाते हैं कि भाई आपका कॉटन हो, सिल्क हो, ब्लेजर हो, कुछ भी हो, सब साफ कर दे। और आप देखोगे कि आप अगर 3-4 बार अपने वाइट शर्ट को इन फेमस केमिकल्स में या डिटर्जेंट्स में वॉश कर रहे हो तो उसका कलर फेड करना शुरू हो जाता है। करेक्ट। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है, नॉट ओनली इन इंडिया, ग्लोबली सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि जितने भी बिग नेम्स हैं ये सिर्फ एक प्रोडक्ट बनाते हैं और उसको ऐसा बनाते हैं कि वो हर तरह के कपड़ों को क्लीन कर सके, बट वो गलत है। दैट्स नॉट हाउ फाइबर बिहेव्स। तो हमारा इसलिए पूरा रेंज है कि भाई अगर आपका वुलन आता है तो मैं उसको डिफरेंटली ट्रीट करूंगा, सिल्क आता है तो डिफरेंटली ट्रीट करूंगा। आपने ओडर फ्री की बात करी, तो हमारे पास दोनों रेंज है, क्योंकि हमने रियलाइज किया है कि कुछ पॉशर एरियाज में दिल्ली के अंदर जैसे GK1 GK2 वगैरह हो गए, वहां पे लोगों को चाहिए कि मेरे कपड़े से कोई स्मेल ना आ रही हो। ओके। लेकिन मैं फरीदाबाद की बात करूं जहां से मैं बिलोंग करता हूं, वहां पर लोगों को चाहिए कि यार मेरे कपड़े से फ्रेश फ्लोरल स्मेल आनी चाहिए। ओके। तो डिपेंडिंग ऑन लोकेशन मैं कस्टमाइज कर सकता हूँ, डिपेंडिंग ऑन कस्टमर भी मैं कस्टमाइज कर सकता हूँ कि आपके कपड़े से स्मेल आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए, कैसी स्मेल आनी चाहिए। ये जो आपने बात की, जो अगर मैं ट्रेडिशनल लॉन्ड्री सिस्टम की बात करूं, और जैसे आपने बताया कि दे आर फोकसिंग ऑन एफिशिएंसी और कॉस्ट कटिंग पर भी वो फोकस कर रहे हैं क्योंकि वो इस तरह की चीज़ें लेकर आ रहे हैं, और आप फोकस कर रहे हो इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस पे भी, राइट?
अब अगर ट्रेडिशनल बात करें तो अगर मैं एफिशिएंसी और कॉस्ट कटिंग की बात करूं तो वहाँ पर डिटर्जेंट बल्क में खरीदा जा रहा है, लेबर कम लग रही है, कम टाइम पे बहुत ज़्यादा कपड़े वॉश किए जा रहे हैं। और अगर आपकी बात करूं तो आप कम पानी इस्तेमाल कर रहे हैं और आप केमिकल फ्री डिटर्जेंट्स लेके आ रहे हो। तो कभी कभी क्या होता है, आप अगर सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस पे जाओ तो वो थोड़े से एक्सपेंसिव पड़ जाते हैं। जैसे आपने बोला कि मैं ऑर्डर फ्री पे जा रहा हूँ, इस लोकेशन में जाता हूँ तो लोगों की रिक्वायरमेंट ये है, दूसरी लोकेशन में जाता हूँ तो रिक्वायरमेंट कुछ अलग है, तो ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ जाता है। तो सस्टेनेबिलिटी और प्रॉफिटेबिलिटी, इन दोनों को कैसे बैलेंस कर पाते हो आप? आई थिंक द बिगेस्ट चैलेंज फॉर एनी फाउंडर आज के डेट पे, क्योंकि बातें तो बहुत होती है सस्टेनेबिलिटी की, लेकिन जहाँ पर सस्टेनेबिलिटी आपके बॉटम लाइन को हिट करना शुरू कर देता है, देन इट बिकम्स अ चैलेंज। तो हमारी कोशिश ये होती थी कि अगर मैं लॉन्ड्री बिजनेस की बात करूं तो देर आर थाउजेंड्स ऑफ एरियाज जहाँ पर आप सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस इंट्रोड्यूस कर सकते हो। लेकिन आई एम गोइंग टू से दिस लाउड एंड आउट ऑन अ पब्लिक प्लेटफॉर्म कि हम पिक एंड चूज करते हैं। हमें जहाँ लगता है कि बहुत ज़रूरी है, जैसे मैंने आपको केमिकल्स एंड डिटर्जेंट्स की बात करी, कि एक बार आप यूज़ करोगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि वाइल हमारी सर्विसेज शायद आपके लोकल धोबी से महंगी होगी, लेकिन मैं अगर आपके कपड़े धो के दे रहा हूँ तो आपका कपड़ा लॉन्गर लास्ट करेगा। वो 4 वॉश में बर्बाद नहीं होने वाला है, वो 40 वॉश तक जाएगा। तो लॉन्ग टर्म में आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि इट इज़ मोर sensible to actually give your clothes to a brand like Uclean and not give it out to your local धोबी। तो वहां पर मुझे क्लियरली दिख रहा है कि एक तो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट भी पॉजिटिव है, प्लस कस्टमर को भी समझाया जा सकता है। कुछ ऐसे एरियाज हैं अभी भी जहां पर वी आर नॉट एनवायरमेंटल फ्रेंडली, वी वुड वांट टू बी एनवायरमेंटल फ्रेंडली, बट प्रॉब्लम क्या है कि एडॉप्शन ड्राइव कराना बहुत मुश्किल है। सो अरुणब, आपने एक रेवोल्यूशन लेके आए हैं आप लॉन्ड्री इंडस्ट्री में, एंड यू क्लीन हैज़ एक्चुअली क्रॉस्ड द नेशनल बाउंड्रीज ऑल्सो। तो और कहाँ कहाँ यू क्लीन आपने लॉन्च किया है? तो अभी हम वेरी इंटरेस्टिंगली नेपाल में तो हम हैं, बट अफ्रीका एंटर कर रहे हैं। और वहाँ पर भी जो लोगों को बहुत शौक होता है सुनकर, हम सोमालिया से स्टार्ट कर रहे हैं। एंड ये भी एक स्टोरी एक एंटरप्रेन्योर की है जिसने यू क्लीन की सर्विसेज चेन्नई में यूज़ करी। वो 5-6 महीने वहाँ पर पढ़ाई कर रहे थे और उन्हें सर्विसेज इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने डिसाइड किया कि ये ब्रांड सोमालिया में होना चाहिए। तो दे आर गेटिंग ट्रेन्ड राइट नाउ एट माई हेड ऑफिस एज वी स्पीक। इसके अलावा अफ्रीका हमारे लिए बहुत इंटरेस्टिंग रीजन है। ओके। क्योंकि आप देखोगे तो अफ्रीका आज वहाँ है जहाँ इंडिया आज से करीब 10-12 साल पहले था। तो इंटरनेशनल ब्रांड्स ने एंट्री करनी शुरू कर दी है। लोगों के एस्पिरेशंस है कि हम भी वही सर्विसेज यूज़ करें जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड यूज़ कर रही है। पीपल हैव मनी, दे आर लुकिंग फॉर सर्विसेज, दे आर एस्पिरेशनल। तो एक वो टेरिटरी हम बहुत सीरियसली देख रहे हैं, अफ्रीका एज अ कॉन्टिनेंट। और मिडल ईस्ट, बिकॉज मिडल ईस्ट एक इंटरेस्टिंग रीजन है जहाँ पर या तो आपके पास बहुत हाई एंड लग्जरी ड्राई क्लीनर्स हैं या फिर एकदम छोटे छोटे मॉम एंड पॉप शॉप्स हैं। बीच में कोई नहीं है। करेक्ट। तो दैट मिसिंग मिडल इज समथिंग दैट आई एम सुपर इंटरेस्टेड इन एनीवेयर इन द वर्ल्ड। बट मुझे वो सबसे बड़ा दिख रहा है मिडल ईस्ट में। तो इनफैक्ट वी आर इन द प्रोसेस। हम अभी अगले 2-3 महीने में दुबई और अबू धाबी दोनों में अपने फ्रेंचाइज साइन कर चुके हैं। ओह तो ग्रेट। हमारे स्टोर्स वहाँ भी लॉन्च होने वाले हैं। टोटल कितनी कंट्रीज हो गई? कंट्रीज अभी बहुत कम है, मतलब इंडिया के बियॉन्ड हम नेपाल में हैं, बांग्लादेश हमने बांग्लादेश में स्टार्ट किया और है, और यूएई। अब सोमालिया और यूएई हो जाएगा। यूएई हो जाएगा। ओके। अरुणव, हम जब किसी के बारे में जानते हैं ना तो हम तब जान पाते हैं जब वो एक ऑलरेडी एक नाम बन चुका होता है, राइट? लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप को ना हम अक्सर इट इज़ ग्लोरीफाइड। उसके पीछे की स्लीपलेस नाइट्स, फिनेंशियल प्रेशर्स, अनसर्टेनिटी इन द बिजनेस, वो अक्सर लोगों को दिखाई नहीं देता। हमें तो वो सक्सेस दिखाई देती है। तो कैन यू रिकॉल अ मोमेंट व्हेन यू जस्ट ऑलमोस्ट गेव अप बट समथिंग और समवन केप्ट यू गोइंग? वो क्या था? बिल्कुल शुरू में जब हमने यूक्लीन की शुरुआत करी थी वसंत कुंज वाले स्टोर से 2017 में, हमारे स्टार्ट करने के 3 हफ्ते के अंदर मैंने थोड़ी सी एरोगेंस या ओवर कॉन्फिडेंस में मैंने डिसाइड किया था कि यार हम अभी हमारे पास फंड्स तो है नहीं, तो मैं सारा कुछ खुद ही सीख लूँगा और मैं ही स्टोर चलाऊँगा। ओके। और मैंने एक आयरन मैन रख लिया था, हायर कर लिया था, और हम दोनों मिलकर उस स्टोर को चलाते थे। और मैंने यूट्यूब से सीखा और मैनुअल्स वगैरह पढ़ लिए, और मुझे लगा कि मैं तो आईआईटी वाला हूँ, मैं तो सब समझ गया हूँ। तो ऐसा चल रहा था। तो हमारे स्टोर में एक प्रॉब्लम थी कि बहुत चूहे थे।
तो हम क्या करते थे, रात में स्टोर से जाने के पहले सारे कपड़ों को, क्लीन या अनक्लीन कपड़ों को, हम अपने वॉशर ड्रायर में डाल के चले जाते थे, बिकॉज उनमें चूहे नहीं घुस सकते हैं। ओके। तो ये लिटरली एक प्रैक्टिस सा बन गया था, और ये चल रहा था 3 हफ्ते तक। अब उस दिन क्या हुआ कि वसंत कुंज के एक मॉल में एक स्पा का डील हमने ब्रेक किया। तो उन्होंने हमें बहुत सारे टॉवल्स दिए। मैं टॉवल्स लेके रात तक आया, तब तक काफ़ी रात हो चुकी थी। तो मैंने क्या किया, सारे टॉवल्स को एक ड्रायर में डाल के मैं चला गया। अब ये मेरी स्टुपिडिटी थी, बिकॉज मुझे कोई नॉलेज नहीं था बिजनेस का। अब ड्रायर में क्या होता है, उस समय जस्ट ड्रायर बंद हुआ था, तो उसके अंदर हीट ट्रैप्ड थी। अब मैंने ओके। उसमें सारे टॉवल्स डाल दिए। अब स्पा के टॉवल्स में एरोमेटिक ऑयल्स होते हैं जो हाईली इन्फ्लामेबल होते हैं। ओके। तो हम दुकान बंद करके चले गए, रातों रात वो एरोमेटिक ऑयल्स ने उस हीट के साथ रिएक्शन किया और पूरा दुकान जलकर राख हो गया। ओ माय तो हमने गॉड। जो 15-20 लाख रुपए लगाए थे उस स्टोर को बनाने में, वो बिल्कुल स्वाहा होके जीरो हो गए। 8 फरवरी 2017 की बात है ये। ओहो। मतलब स्टार्ट होकर सिर्फ 3 हफ्ते हुए थे। तो उस दिन मुझे लगा कि यार, हो सकता है ये भगवान का इशारा है कि मुझे इस बिजनेस को नहीं करना चाहिए। लेकिन अब मन में जिद भी थी। तो मैंने क्या किया, लिंक्डइन पे जो इक्विपमेंट कंपनी है, वो वर्ल्ड की सबसे बड़ी कमर्शियल लॉन्ड्री मैन्युफैक्चरर है, उनके सीईओ को मैंने एक लिंक्डइन पे मैसेज डाल दिया कि मैं ये करना चाहता था, हमारा स्टोर जल गया, होपफुली आपके पास कोई सजेशन है तो आप बताएं। ये मैसेज डाल के मैं सो गया। 4-5 घंटे के अंदर उनका मैसेज आया कि लेट्स कनेक्ट ऑन स्काइप। तो मैंने उनके स्काइप पे बात करी, तो उन्होंने बताया कि हम इंडिया में नए हैं, हम भी चाहते हैं इंडिया में हमारी मशीन्स बिके, हमारा ब्रांड बड़ा हो। तो मैं आप रेडी हूँ, मैं पूरा स्टोर आपके लिए फ्री में बना के वापस दे दूंगा। ओ। तब मुझे लगा कि ये नहीं नहीं, भगवान ये चाहता है कि मुझे यूक्लीन करना चाहिए। तो जिनके टाल्स आपने जला दिए थे उसकी भरपाई कैसे हुई? अगेन मुझे, मतलब मैं वही बोलता हूँ कि कभी कभी मुझे लगता है कि गॉड हैज बीन वेरी वेरी काइंड। उनको पता चल गया, उनको मैंने खुद ही बताया, और शी डिडंट आस्क मी फॉर एनीथिंग। शी सेड कि गलतियां हो जाती हैं, आप भी ह्यूमन हो, हम भी ह्यूमन है, मुझे पता है कि आपने जानबूझकर नहीं करा, तो आई डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग, आई जस्ट होप दैट आप वापस से स्टार्ट करो, हम वापस से काम कर सकें। ये आपकी अच्छी किस्मत थी शायद, ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं, बिल्कुल नहीं जनरली मिलते। नहीं मिलते हैं। आपका वैसे D2C का मॉडल है, राइट? आपकी वेबसाइट है, वहाँ पे डायरेक्टली लोग ऑनलाइन बुकिंग करके और आपसे सर्विस ले सकते हैं। आपका B2B2C भी है, बिकॉज यू हैव अ फ्रेंचाइजी मॉडल। तो इज B2B लॉन्ड्री एन एरिया वेयर यूक्लीन इज फोकसिंग ऑन? क्योंकि होटल्स में, जैसे आपने कहा आपको ऑर्डर मिला था, हॉस्पिटल्स में इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, इवन जिम में अगर हम जाएं, सैलॉन्स में जाएं, तो वहाँ पे इन सब चीज़ों की बहुत रिक्वायरमेंट होती है, लॉन्ड्री सर्विस की। तो ऐसा कुछ आपने अब स्टार्ट किया है, उसके बारे में सोचा है? तो B2B हम शुरू से करते आए हैं, ओके। बट हमारा फोकस हमेशा रहा है कि एक स्टोर में 75% B2C हो एंड 25% B2B हो। उसका ओके। रीज़न ये है कि एक तो जो B2B है उसमें मार्जिन्स बहुत कम होते हैं कंपेयर टू B2C। मतलब जो हमारा D2C रेट है, अगर आप B2B रेट देखोगे तो दैट इज़ ओनली अबाउट 1/3 ऑफ दैट B2C रेट। तो एक तो आपके मार्जिन्स बिल्कुल नहीं बनते हैं। सेकंड, मोस्ट ऑफ दीज बजट होटल्स दे वर्क ऑन अ क्रेडिट पीरियड बेसिस, जबकि हमारा जो D2C बिजनेस है वो फुल कैश है। मैंने ओके। आपको डिलीवरी करी, मुझे पैसे मिल जाएंगे। बट यहाँ पे आप बात कर रहे हो 30 से 90 डेज का, एंड सम ऑफ दीज बजट होटल्स आर नॉट द ग्रेटेस्ट पे मास्टर्स। तो बहुत बार आप बहुत लंबे क्रेडिट पीरियड में फंस जाते हो। तो वाइल हमारे कुछ बड़े स्टोर्स हमने बनाए हैं जहाँ पर फोकस इज 50% B2B, 50% B2C, बट गोइंग फॉरवर्ड ऑल्सो आर फोकस विल कंटिन्यू टू बी D2C। ओके। और अब कुछ क्विक क्वेश्चंस पूछने वाली हूँ मैं आपसे, ठीक ऑलराइट? है। सो if I force you to pick one, you would rather spend 1,000 rupees on acquiring a new customer, or you would spend rupees 500 in retaining a customer? So, और क्यों? 500 ऑन रिटेनिंग अ न्यू कस्टमर, बिकॉज अगर वो मुझसे हैप्पी है तो वो 10 कस्टमर और दे देगा मुझे। तो मेरा कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट ऑन न्यू कस्टमर्स इज प्रैक्टिकली जीरो। ओके। यूक्लीन के ऊपर अगर कोई बॉलीवुड की मूवी बनी तो उसका टाइटल क्या रखना चाहेंगे आप? धो डाला। मैं रखूंगी वॉशिंग मशीन। ओके, ग्रेट। अगर किसी एक एंटरप्रेन्योर की जिंदगी आपको जीनी हो एक दिन के लिए, तो वो एंटरप्रेन्योर कौन होगा और क्यों? डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक, सुलभ शौचालय वाले। बिकॉज हमने एक ऐसी इंडस्ट्री में कदम रखा है यूक्लीन में जहाँ पर बहुत सोशल स्टिग्मा है, और वो बहुत चैलेंजिंग रहा है।
बट उन्होंने जिस इंडस्ट्री में कदम रखा उसकी तो सोशल स्टिग्मा की मैं बात भी नहीं कर सकता, बट उसके बावजूद भी उन्होंने लिटरली शुलभ को एज एन एम्पायर क्रिएट किया है। तो आई वुड लव टू बी विघ्नेश्वर पाठक। ओह ग्रेट। अगर यू क्लीन आपको एक दिन के लिए किसी को उसका सीईओ बनाना पड़ जाए तो आप किसको बनाएंगे, रणवीर सिंह को या अक्षय कुमार को? रणवीर सिंह को, बिकॉज वो बहुत तरह तरह के कपड़े पहनते हैं तो वो हमारे ब्रांड एम्बेसडर बन सकते हैं। लॉन्ड्री सर्विस के अलावा अगर आपको कोई एक बहुत क्रेजी सा आइडिया लॉन्च करना पड़े तो वो कौन सा होगा? कॉफ़ी, बिकॉज आई एम इन लव विद कॉफ़ी। ओह ग्रेट। आईआईटी मुंबई से एक अच्छी बात जो आपने सीखी हो? बहुत कुछ, बट आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट बात जो सीखी थी इज़ मैनेजिंग द प्रेशर। बिकॉज आईआईटी में जो सो कॉल्ड क्रेम डेला क्रेम आते हैं, हर स्कूल के टॉपर्स आते हैं, और आप भी अपने स्कूल के टॉपर आते हो, और आपको आपकी औकात पता चलती है जब आपको रियलाइज़ होता है कि आपके अगल बगल आपके पड़ोस वाला हर बंदा टॉपर है। तो शुरुआत में बहुत शॉकिंग होता है, मेरे लिए भी रहा था, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उन सब के साथ पढ़ना, उनके साथ कॉम्पीट करना टॉट मी अ लॉट अबाउट प्रेशर मैनेजमेंट, और एंटरप्रेन्योरशिप में स्पेशली वो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहा है। ग्रेट। कोई ऐसा डिसीजन जो आपने लिया हो जिसको अब आपको लगता है मुझे कोई टाइम मशीन मिल जाए और मैं इस डिसीजन को बिल्कुल अपनी वॉश आउट कर दूं अपनी लाइफ से, ऐसा कौन सा डिसीजन था? मे बी मैं पहले स्टार्टअप के बाद जो मैंने 1.5 साल होटल इंडस्ट्री में काम किया वो नहीं करता, तो मैं शायद यूक्लीन पहले शुरू कर चुका होता। ओके ऑलराइट। अरुणब, आप डिमना में, आपकी बर्थ प्लेस है डिमना, और अब वो डिमना जो है वो जमशेदपुर का पार्ट हो चुका है, तो आपकी जो लाइफ रही थोड़ी सी स्ट्रगलसम रही, तो अपनी लाइफ के बारे में एक बारी मुझे बताइए कि ऐसी जगह में जहाँ आप पैदा हुए, जहाँ पर थोड़ी सी बेसिक एम्यूनिटीज़ की भी थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती थी, वहाँ पे आपको आईआईटी के बारे में कैसे पता चला, आपने आईआईटी में एडमिशन कैसे लिया? आई थिंक जो बेसिक एम्यूनिटीज़ नहीं थी उससे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक था फैक्ट कि सिर्फ 7 किलोमीटर दूर जहाँ से टाटा का एरिया शुरू होता था वहाँ पे सारे एम्यूनिटीज़ थी। तो वो एक तरह का मतलब शुरू से एक जलन रही, या एक चैलेंज रहा मेंटली कि यार जिस स्कूल में वो लोग जाते हैं, शायद हम भी, कुछ हमारे क्लासमेट्स भी टाटा के थे, उनके पास सब कुछ है, बिजली है, पानी है, रोड है, ये मूवीज़ देख सकते हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो वो हमेशा से खटकता था, और मैं हमेशा ये फिगर आउट, मुझे लोगों ने बताया था कि अच्छे से पढ़ोगे तो आप आगे बढ़ जाओगे, तो मैं पढ़ाई तो बहुत कर रहा था, बट मुझे फिगर आउट नहीं हो रहा था कि इतनी पढ़ाई करने के बाद भी 12th के बाद क्या करना होता है जिससे कि हमारी ज़िंदगी चेंज हो सके। और फिर 1999 की बात थी, 98 की, एक बंदा था अभिनव सिन्हा करके, उसने आईआईटी जेई टॉप किया। तब तक हमें आईआईटी जेई का पता नहीं था, बट जब उसने टॉप किया तो सारे लोकल अखबार, लोकल पॉलिटिशियंस, हर बंदा अभिनव सिन्हा की गाथा गा रहा था। तब हमें पता चला कि आईआईटी नाम की भी कोई चीज़ होती है, और अगर आपने आईआईटी का एग्जाम निकाल लिया तो आपको पासपोर्ट टू अ बेटर लाइफ मिल जाता है। तो वो मेरे लिए, वो जो अभिनव ने किया और जो पब्लिकली पता चला, वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट एंड एन इंस्पिरेशन टू गेट इनटू आईआईटी रहा। उन लोगों के लिए क्या बोलना चाहेंगे जो आपके जैसा ही कुछ एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योर्स बनना चाहते हैं, ऐसे लोगों के लिए क्या एडवाइस है आपकी? मतलब दो चीज़ें बोलूँगा मैं। एक तो हम एक वी आर ब्लेस्ड एज वेल एज इट्स अ वेरी चैलेंजिंग फैक्ट दैट हम एक बहुत डिजिटली एक्टिव, सोशली एक्टिव ईरा में रहते हैं, जहाँ पर बहुत जल्दी सोशल मीडिया से आपको वैलिडेशन मिल जाता है। तो अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ है कि एंटरप्रेन्योरशिप बहुत कूल बन गया है। तो आप अगर लिंक्डइन पे या फेसबुक पे अपने आप को फाउंडर लिखते हो तो आपको बहुत जल्दी लोग आपको फॉलो करने लगते हैं, आपके फैन बन जाते हैं, आपकी तारीफ करने लगते हैं। वो अच्छा पार्ट है, लेकिन फैक्ट इज कि जैसा आपने बोला था कि वंस यू स्क्रैच द सरफेस इट्स अ वेरी टफ लाइफ। करेक्ट। तो मेरे ओनली सजेशन यही है कि अगर आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं तो डोंट डू इट जस्ट फॉर सोशल मीडिया वैलिडेशन और इंस्टेंट फेम। एक आपके पास एक आइडिया होना चाहिए जिसके लिए आप सुपर कन्विंस्ड हो, बट वेरी इंपॉर्टेंटली यू हैव टू बी इन इट फॉर द लॉन्ग हॉल, बिकॉज आपको ये नहीं पता कि आप 3 महीने में सैलरी ले पाओगे, या 6 महीने में, या 12 महीने में, या 3 साल में। तो रनवे का किसी को आइडिया नहीं। आप बिजनेस प्लान कितने बना लो, एक्सेल शीट्स कितने भी आप एनालिसिस कर लो, बट किसी को नहीं पता कि एक्चुअली में आपके पास खुद को पे करने की कैपेबिलिटी कब आने वाली है। तो या तो आप मेंटली उस चीज के लिए प्रिपेयर हो कि मैं यार 2 साल, 2.5 साल, 3 साल रुकूंगा, अगर तब तक बिजनेस इतना बड़ा नहीं बन सकता है उसके बाद ही अपने आप को सैलरी दूंगा। अगर मैं मेंटली
उसके लिए प्रिपेयर्ड हूँ, देन ओनली आई शुड गेट इनटू एंटरप्रेन्योरशिप। और वो आइडिया मुझे बिल्कुल स्ट्रांग लगना चाहिए, मैं कन्विंस्ड होना चाहिए कि आइडिया चलेगा। Great advice और thank you so much Arunab, your story, your insights, they were truly inspiring और मैं तो यही कह सकती हूँ कि यूक्लीन की सफ़ेदी हमेशा ऐसी चमकती रहे। थैंक यू सो मच मैम। Mr. Arunab Sinha's journey is a reminder that with determination and with true vision, no dream is too big to achieve. We wish Uclean a continued success, and with this, I conclude my 6th episode of Jim's Founder Series. Dhanyavad.